अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। यहाँ पर आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर का पैटर्न देखेंगे कि किस तरीके से आपका पूछा गया था। और जो अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ ये आपका ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है जो 2019 में पूछा गया था कांस्टेबल एग्जाम में। और आपको पता होगा आरपीएफ कांस्टेबल या फिर एसआई एग्जाम, दोनों एग्जाम में 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 120 मार्क्स के, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं आपके जीके जीएस से, 50 क्वेश्चन जो 35 क्वेश्चन जो होते हैं वो रीजनिंग के होते हैं, और बचे जो 35 क्वेश्चन हो गए वो होते हैं आपके मैथ के पूछे जाते हैं। यहाँ पास आपको एक बार प्रीवियस ईयर पेपर का पैटर्न देखना है, और साथ ही साथ जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ, साथ ही साथ जितने भी आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं आप लोग एक बार रिसेंट में जितने भी रेलवे एग्जाम के पेपर हुए हैं आप लोग उस टाइप का भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर से करना, जिससे आपका प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल तक आपका पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल यहाँ पर आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आपके मैथ में पूछे गए थे। ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर में ही हम लोग देखेंगे सारा कुछ, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। यहां से देखो 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर पूरे 50 क्वेश्चन तक जो होते हैं वो आपके जीके जीएस के होते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये हो गया 50 क्वेश्चन तक। अब 50 के बाद आगे के जो 35 क्वेश्चन होते हैं वो आपके रीजनिंग के पूछे गए थे, ये आपको दिख रहा होगा। ये आपका हो गया यहां तक, ये हो गए आपके रीजनिंग के क्वेश्चन 85 तक। अब 85 के बाद 86 से लेकर पूरा 120 क्वेश्चन तक जो होंगे वो मैथ के क्वेश्चन होंगे, और हम लोग इसी को देखेंगे, डिस्कस करेंगे किस किस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। आप लोग एक बार प्रीवियस पेपर का पैटर्न भी देखना, और साथ ही साथ जो मैंने आपको बोला है रिसेंट में जितने भी रेलवे एग्जाम के पेपर हुए हैं, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेईई, सभी का पेपर का प्रैक्टिस करना, जिससे आपका प्रिपरेशन मैं बता रहा हूं नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगा। ठीक है, काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन को अगर देखेंगे 86 नंबर से स्टार्ट है। तो एक वस्तु को 884 में बेचने पर 15% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ क्या होगा। यानी ये आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है और ये आपको परसेंटेज देखा है, 15% का अगर हानि हो रहा है तो आपसे पूछा है क्रय मूल्य, यानी सीपी आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता है सीपी खुद में 100% होता है, और 15% का अगर हानि हो रहा है तो इसका मतलब वो सामान कितने में बिक रहा है, 85% में। यानी 85% का मान दे रखा है कितना, 884 रुपये। हमसे क्रय मूल्य तो पूछा था, यानी 100% का वैल्यू पूछा था। सॉल्व कर लो। तो 5 से काटेंगे 17 बार में, 5 से काटेंगे ये 20 बार में, 17 से काटेंगे 17 पचे 85, 3 17 2 34, यानी 52 गुना 20 कितना हो जाएगा, 1040। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, एक निश्चित राशि को 6 और 5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि पहला भाग 402 है तो कुल राशि बताओ कितना है। तो 6 और 5 अनुपात में अगर बांटोगे तो यहाँ पर पहला भाग दे रखा है 402 के बराबर, यानी 6 यूनिट का मान कितना हो गया, 402 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान इतना हो जाएगा। हमसे पूछा है कुल राशि, यानी 6 5 11 यूनिट का मान पूछा है। सॉल्व करो। तो 6 से काटेंगे 6 6 36 और 7 6 42, तो 11 गुना 67, यानी 7 7 6 13, 6 और 1 7, यानी 737। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन, एक ट्रेन 43 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक सिग्नल को 17 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई बताओ क्या होगा। यानी कोई ट्रेन है, सिग्नल को पार कर रहा है कितने देर में, 17 सेकंड में। हमसे ट्रेन का लंबाई पूछा, तो ट्रेन का लंबाई बोले तो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपको पता है दे रखा है कितना, 43, और टाइम भी दे रखा है 17। तो बस सॉल्व करो। 17 तिया 51, 5 17 चौके 68, 5 73, यानी 731 मीटर का लंबाई है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, जो कि ग्रीन में है, दिया हुआ भी है। तो जितने भी ग्रीन में है वह नहीं, वो सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डीआई से, डेटा इंटरप्रिटेशन से पूछा गया था। अब यहां पर अगर देखेंगे, पहले समझते हैं क्या दिया हुआ है। नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दे। कंपनी एक्स और वाई द्वारा 2001 से लेकर 6 तक की किए गए वाहनों का निर्माण का संख्या हजारों में दी गई है। यानी सिंपली क्या बोला है कि कोई 2 कंपनी है, 2001 से लेकर 2006 तक कंपनी गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। ठीक है, जो आपको दर्शाया गया है, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा, यहां पर आप देख रहे हो। बट इस वाले में आपको यहां पर ग्राफ के साथ साथ टेबुलर में भी डेटा दे रखा है कि कितना कितना बिक्री हुआ है एक्स कंपनी द्वारा, वाई कंपनी द्वारा 2001 से लेकर 2006 तक। समझ गए पहले डीआई आप लोग। चलो क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है,
क्वेश्चन में बोला गया दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन में अंतर ज्ञात करें, यानी डिफरेंस बताओ 6 सालों में कितना का डिफरेंस है, ये आपका क्वेश्चन है। तो चलो निकालते हैं। जब मेरे को सब कुछ दे रखा है यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक्स कंपनी और वाई कंपनी के द्वारा तो दोनों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ऐड कर लेता हूँ। 7 4 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 3 21 और 21 8 29। 2 कैरी, 2 और 3 4 6 8 9, 9 4 13। 1 कैरी, 1 1 2, 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 739। अब इसको भी जोड़ लेते हैं कंपनी एक्स के द्वारा। तो 5 और 9 14, 14 7 21, 21 और 21 5 26, 21 5 26 हो गया और 26 2 28 हो गया। 2 कैरी, 6 2 8, 8 5 13, 13 9 22, 22 7 29, 29 6 35 और 35 6 41। सॉल्व कर लेते हैं। दोनों का आ गया 9 से 8 जाएगा 1, 3 से 1 जाएगा 2, 7 से 4 जाएगा 3, यानी 321 का डिफरेंस है, यानी ये 1000 में है। तो करेक्ट आंसर फिलहाल यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 535 में खरीदा और उसे 428 में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत बताओ क्या होगा। तो ये हो गया सीपी और ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो कितना का लॉस हो रहा है देख लेते हैं। तो 15 से 8 जाएगा 7 और 3 से 2 मतलब 2 से 2 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा और 5 से 4 जाएगा 1, यानी 107 रुपये का हानि हो रहा है। तो कितने पे काउंट करोगे? सीपी पे हम लोग काउंट करते हैं, प्रॉफिट या लॉस। तो देख लो ये इसका कितना परसेंट है। तो 107 से ये आपका 5 बार में और 5 से काटेंगे 20 बार में, यानी 20% का हानि हो रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, संख्या 5418 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। नंबर क्या दिया रखा? 5418 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो सभी नंबर को जोड़ लो, 9 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हो, सभी का सम करते हैं, जो सम 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे 5 4 9, 9 और 1 10 और 10 और 18, 18 से जब 9 को भाग देंगे तो पूरा कट जा रहा है, यानी शेषफल तो 0 बचेगा। जो बचता वही मेरा शेषफल हो जाता, जितना उसमें 9 का मल्टीपल में होने में कमी होता वही मेरा शेषफल होता। बात समझ रहे हो? तो फिलहाल यहाँ ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर क्या बोला? रिचर्ड दौड़ का पहला हिस्सा 120 मीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरा हिस्सा 480 मीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो दोनों हिस्सा में औसत गति बताओ क्या होगा। तो 2 स्पीड आपको दे दिया गया और आपसे पूछा एवरेज स्पीड। तो फॉर्मूला क्या होता है? 2 × S1 × S2 बाई S1 प्लस S2, यानी दोनों स्पीड का जोड़। तो बस कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट लगा दो बिना आप डिस्टेंस माने। तो ये हो गया 600। तो 120 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे तो 9 5 45 और 6, तो 9 6 2 12 18 1 19, यानी 192 मीटर प्रति घंटा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलो सॉरी 93 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पर बोला गया एक निश्चित राशि के लिए साधारण ब्याज 12% के वार्षिक दर से 5 वर्षों के बाद 7260 रुपए है, तो निवेश की गई राशि ज्ञात करें। बताओ। अब ये रेट दे रखा है, समय दे रखा है, तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 12 × 5 यानी 60%। यही 60% का तो वैल्यू दे रखा है 7260। हमसे पूछा था निवेश की गई राशि, तो निवेश की गई राशि खुद में 100% होगा और ये था ब्याज, तो यानी 60% का वैल्यू दे रखा है, तो 100% का वैल्यू तो पूछा है आपसे। सॉल्व करो। तो 6 से काटेंगे 12 6 72 और 1, यानी कितना हो जाएगा? 12100। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलो एक क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया ये वाला, ये आपको दे रखा है एक्स का भिन्न ज्ञात करें, यानी नंबर क्या है पहले ध्यान से देखो, 0.75955959, ये इसी तरीके से रिपीट हो रहा है। तो नंबर रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? 759, यही नंबर रिपीट कर रहा है, तो दोनों के ऊपर बार लगा देंगे। अब इसको भिन्न में करना है, तो कैसे हम लोग भिन्न में करते हैं? तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर, पहले क्या करते हैं? हर में यानी डिनोमिनेटर में क्या करते हैं? जितने नंबर रिपीट होते हैं उतना 9 लगा देते हैं, यानी 2 नंबर रिपीट हो रहा था 5 और 9, तो 2 9 लगाएंगे, और जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा उतना 0 लगाएंगे, यानी 1 नंबर है तो 990। ये हो गया डिनोमिनेटर, क्लियर हो चुका है। अब अंश की बात करें यानी न्यूमरेटर में बात करें तो हम लोग क्या करते हैं? तो 759 में क्या करेंगे? जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा तो उतना माइनस कर देंगे, यानी 759 में 7 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 752, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। कटे तो काट देना, बट यहाँ कटने को है नहीं।
चलो, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 768 से बढ़कर 960 हो जाता है, तो खपत में कितना प्रतिशत का कमी की जाए जिससे एलपीजी पर सिलेंडर खर्च की जाने वाली राशि परिवर्तित ना हो। यानी क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में बोला है कि कोई सिलेंडर का कीमत अगर 768 से बढ़कर 960 हो जा रहा है, अब खपत आपसे पूछ रहा है कि खपत में कितना, यानी कंजप्शन में कितना का कमी करे जिससे मेरा खर्च आपका बढ़े ना, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो देखो कि हम लोग का ये सिलेंडर में मूल्य बढ़ कितना रहा है, 768 से 960 हो गया, यानी कितना बढ़ रहा है, 32 यहां और 160, यानी 192 रुपीज बढ़ रहा है। ये परसेंटेज में अगर हम बात करें तो कितना रुपया का बढ़ोतरी हो रहा है देख लेते हैं। तो 192 से ये 4 बार में कट जा रहा है, 4 से काटेंगे 25 बार में, यानी 25% का सिलेंडर का दाम बढ़ गया। 25% बोले तो 1/4, यानी पहले सिलेंडर का कीमत 4 था तो अब उसमें 1 बढ़ गया यानी 5 हो गया। ये है प्राइस। हमसे क्या बोला था, खपत में कितना का कमी करे जिससे मेरा एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए, वो बढ़ना नहीं चाहिए। तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, अगर प्राइस मेरा 4 से 5 हो गया तो इसका मतलब कंजप्शन आपका क्या हो जाएगा, जस्ट इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी पहले आपको 5 यूनिट आप खपत कर रहे थे तो अब आपको 4 यूनिट खपत करना होगा जिससे मेरा एक्सपेंडिचर बढ़े ना। बात समझ रहे हो, क्योंकि प्राइस इनटू कंजप्शन क्या होता है, एक्सपेंडिचर। अगर आपको यहां पर प्राइस कांस्टेंट रखना है, या आपको यहां पर आपका जो प्राइस है, सॉरी एक्सपेंडिचर अगर आपको यहां पर कांस्टेंट रखना है तो इसका मतलब क्या होगा, जो कंजप्शन होगा प्राइस का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बात समझे, तो यहां पर यही है। इसका मतलब पहले अगर 5 यूनिट खर्च कर रहे थे, खपत कर रहे थे, तो अब आपको 4 यूनिट खपत करना होगा, यानी 1 यूनिट का कमी करना होगा। तो किस में, 5 में। तो यही परसेंटेज में क्या हो जाएगा, 20% का खपत कम करेंगे जिससे मेरा एक्सपेंडिचर यानी खर्च है वो बढ़ेगा नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। एक क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया था, अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात दे रखा है, यदि उनका आयु का योग अगर इतना है तो उनके आयु का बीच का अंतर बताओ कितना है। तो अल्फा और बीटा, ठीक है, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, मान लो इन दोनों का योग दे रखा है, यानी 7 यूनिट का मान दे रखा है 434 के बराबर। ठीक है, कितना दे रखा है, 434 के बराबर। तो इजिली 1 यूनिट का मान आप निकाल सकते हो। तो यहाँ जाएगा 7 6 42 और ये क्या हो जाएगा 2। ठीक है, 7 6 42 और 7 2 14। हमसे क्या पूछा, दोनों का डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस कितना, 3 यूनिट का डिफरेंस है और 1 यूनिट का मान कितना, 62। तो कितना हो जाएगा, 6 3 18 यानी 186 यूनिट, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलो, एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन है, जल्दी से देखो, यहाँ पास सॉल्व करो। बोर्ड मास को बस ध्यान देखना है, देना है। तो पहले आपको, अगर आपने मेरा बोर्ड मास वाला सिंप्लीफिकेशन वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर से देख लेना, अगर आपको डाउट होता है तो। हम लोग पहले क्या करते हैं, जनरली दिमाग ये हम लोग सब दिमाग में ही कैलकुलेट करते हैं। कौन कौन पार्ट अलग हो रहा है पहले ये देख लेते हैं। ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है और नीचे का ये पार्ट अलग है, क्योंकि प्लस माइनस हम लोग अलग अलग करते हैं। आप देखो, अब यहाँ पर पहले डिवाइड होगा तो यानी 120 और 120 का गुना 5 से होगा तो 160, सॉरी 120 का गुना 5 से होगा तो कितना हो जाएगा 600। तो 600 गुना 900 कितना हो जाएगा, 9 6 15 यानी 1505 हो जाएगा। नीचे में देखो, पहले इसका भाग देंगे तो 6 और 6 से एक जाएगा 5, तो 5 से काट दो तो ये 30 1, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा आपको दे रखा था। यानी कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका आपको साइड दे रखा है 148। हमसे पूछा एरिया बताओ क्या होगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4a², यही होता है ना। तो बस इसमें पुट करो, तो इसको हटाता हूँ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/4 × a², यानी 148 क्या हो जाएगा, √3/4 148 गुना 148। तो 4 से काटेंगे, कितने बार में कट जा रही है, तो 4 3 12 और ये 7। ठीक है, अब 37 का गुना 148 से करना है। तो अब जैसे देखो, ये सब कैलकुलेशन का पार्ट है, जो आप जैसा चाहो वैसा करो। कैलकुलेशन को अगर हम इजी बनाने के लिए, अगर हम देख रहे हैं कि 37 का गुना 148 से कर, तो इससे अच्छा 150 से गुना कर देंगे और फिर 150 में 74 माइनस कर देंगे। बात समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट 150 से गुना करके उसमें 74 माइनस कर दूंगा जिससे मेरा जल्दी हो जाए। तो 0 हो गया 15 सते 105 10, 15 3 45 और ये हो गया 55। तो ये हो गया, इसमें 74 हमको बस माइनस कर लेना क्योंकि 148 था, तो इसको माइनस 10 से 4 जाएगा 6 और यहाँ 14 से 7 जाएगा 7 4 5, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5476 √3। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। चलो,
एक क्वेश्चन ये पूछा गया था 10% वार्षिक दर से 2 सालों में अगर 19,500 पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करें। यानी अमाउंट पूछ लिया, 10% का रेट है और 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, ये हो गया प्रिंसिपल। हमसे अमाउंट सीधा सीधा पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए अगर रेट मेरा 10% का है और समय आपका 2 साल का है तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में आप सक्सेसिव लगा सकते हो। तो क्या हो जाएगा, सक्सेसिव लगाओगे टोटल मेरा हो जाएगा कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपको पता होना चाहिए मुझवानी। यानी 10 10 20 और 20 और 1 21, यानी कहने का मतलब है 21% आपका होगा टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में। साधारण ब्याज में तो 20% होगा सीधा सीधा। हमको ये 100% का मान दे रखा था, हमसे पूछा था 121% का मान, क्योंकि यही तो अमाउंट होगा ना, 100% खुद में प्रिंसिपल और 21% ब्याज, तो 121%। इसका मतलब है आपका, इसका मतलब है 19500। ये क्या है, 100% का मान, हमको 121% का मान निकालना था। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको गुना कर लो तो आ जाएगा आपका 23,595, यानी करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? चलो अब देखो, इसको भी अगर आप करने का सोचोगे ना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 121 है तो इसको आप 120 मान सकते हो थोड़ा देर के लिए। फिर क्या करेंगे, 120 मान के एक और ऐड कर देंगे 195। तो देखो ऐसे भी देखो करने का बहुत कुछ कर सकते हो। 120 का गुना करेंगे, इतना बड़ा नंबर से नहीं करेंगे। 120 का मैं 0 यहाँ लिखता हूँ, 12 से गुना करेंगे तो 12 पचे 60, 6 कैरी, 12 नवे कितना हो जाएगा, 12 नवे, एक सेकंड, ठीक है, 12 नवे कितना हो जाएगा आपका 108, 108 और 6 कितना हो जाएगा 114, 14 का 4 लिखेंगे, 11 कैरी हो जाएगा। ठीक है, और फिर 12 एकम 12, 12 और 11 कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। तो ये देखो इतना हो गया, बट इसमें क्या करना है, एक और ऐड करना था। तो 195 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 9 5 2 3, तो 23595 आया कि नहीं आया, तो ये आपके ऊपर है। चलो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण दे रखा है। यानी आपको वो रोम्बस का एरिया फाइंड करने बोला जिसका 2 डायगोनल दे रखा है। तो रोम्बस का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला हाफ d1 इंटू d2। तो ये दोनों डायगोनल आपको दे रखा है, तो हाफ d1 कितना है, एक तो 143 और एक तो है 144। तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 72। अब गुना कर लो इससे, अब आपके ऊपर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहां पर भी सेम आप 70 मान के और फिर लास्ट में 246 ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन फिर से सिंप्लीफिकेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखो, यहां से करेंगे तो 25 हो जाएगा, या 51 में से 25 जाएगा तो क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। 26 को 10 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 को 201 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 237, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन ये वाला, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, तो उन दोनों संख्या का गुणनफल बताओ क्या होगा। तो हमको पता है कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट उन्हीं दो नंबर का एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है, यही होता है ना। तो हमको प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो बस 52 का गुना कर देंगे 20 से, यही तो हो जाएगा, यानी 1040। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। एक क्वेश्चन और, 6100 की धनराशि साधारण ब्याज में 13% वार्षिक दर से 4 सालों के लिए निवेश की गई, तो ब्याज सहित प्राप्त होने वाली कुल राशि बताएं। कुल राशि बोले तो अमाउंट, तो 13% से अगर 4 सालों के लिए अगर टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें तो क्या हो जाएगा 52%। अब प्रिंसिपल तो खुद में 100% है ही, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 152% का ही मान आपसे पूछा है। 100% का वैल्यू आपको यहाँ पर आप सामने में आपके दे रखा है। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको हटा रहा हूँ, यानी 6100 ये हो गया 100%, आपको निकालना था 152% का मान, तो 2 0 से 2 0 जाएगा। सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर भी आप इसी तरीके से कर सकते हो, 60 से गुना करोगे और 152 ऐड कर दोगे। बात समझ रहे हो, जैसे आपका 60 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 0 हटा दो तो 6 और 2 12, कैरी 1, 6 5 30, 31, 3 हो गया और 6 3 9, तो ये हो गया। और इसमें 152 1 टाइम्स और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 2 7 2 9, यानी 9272। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलो एक क्वेश्चन और है सिंप्लीफिकेशन का, तो इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 11 को जब 389 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 400। 400 जब रूट के बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा,
अब 20 और 30 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब 50 का गुना 11 से होगा तो क्या हो जाएगा, 550, यानी x का मान निकल के 550। एक क्वेश्चन ये वाला है, 7 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है, उनमें से एक संख्या को निकाल देने पर औसत अपरिवर्तित रहता है, निकाली गई संख्या ज्ञात करें। यानी 7 संख्या का औसत दे रखा है 172। जब एक संख्या निकल जा रहा है, समझना, एक संख्या निकलने के बाद भी औसत कितना 172 है। हमसे पूछ रहा है निकाली गई संख्या कितनी है, तो बताओ कितनी होगा, वही होगा नंबर, तभी तो औसत में कोई चेंजेस ही नहीं हुआ। अगर नंबर घटता बढ़ता तो ना फिर हमको देखते कि कितना घट रहा बढ़ रहा है, बट औसत में कोई चेंजेस नहीं हुआ, मतलब वो नंबर कितना था, 172 था। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बनाना नहीं है आपको। अगर आपको बेसिक चाहते हो तो भाई तो फिर तो हो गया, 7 का गुना 172 से करोगे, ये हो गया टोटल नंबर। आप मान लो जो नंबर निकल रहा है, जो नंबर आपका मान लो निकला है, जैसे कि यहां से एक अगर माइनस, मतलब जो नंबर निकला x निकला, अब ये कितने लोग हो गए, 7 में से अब 6 लोग का औसत हो गया, और औसत कितना था, यही था 172। तो बस ये भी देखो, x का मान निकालोगे तो वही आना घुमा फिरा के। चलो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक चतुर्भुजाकार मैदान का भुजाओं का अनुपात दे रखा, यदि परिमाप आपके सामने है तो छोटी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। तो देखो चतुर्भुजाकार मैदान है जिसका भुजा आपको दे रखा है 2 3 4 5 और परिमाप दे रखा है, तो जोड़ लेते हैं 5 4 9 9 3 12 12 2 14, यानी 14 यूनिट का मान दे रखा है 938। तो 14 से काट लेते हैं, तो 14 6 84 हो गया, और यहाँ पर 14 7 98, यानी 67 यूनिट आ गया। हमसे सबसे छोटा भुजा का पूछा था ना, सबसे छोटा भुजा 2 यूनिट है, तो यानी 67 गुना 2 कितना हो जाएगा, तो 7 2 14, 6 2 12 और 1 13, यानी 134, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। एक क्वेश्चन फिर से देखो, ये सिंप्लीफिकेशन है, सॉल्व करो, जैसा चाहो वैसे सॉल्व करो। यहाँ का 4 का गुना कर दे, सब दिमाग में, 2 का गुना कर दे तो यहाँ भी 2 का गुना, यहाँ भी 4 का गुना, नीचे आपका सब सेम हो चुका है, यानी ऊपर क्या होगा 4 2 8 8, मतलब 3 + 8, और यहाँ पर माइनस है ना, ठीक है ध्यान देना, और ये हो गया 20, तो 8 3 11, 11 से 2 जाएगा 9/20, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। एक और क्वेश्चन, एक धातु के टुकड़े की कीमत अगर 505 से बढ़कर 606 हो जाए तो वृद्धि प्रतिशत बताओ कितना है। तो कितना का इंक्रीमेंट दिख रहा है, 101 का इंक्रीमेंट दिख रहा है। तो भाई किस में काउंट करेंगे हम लोग, पहले वाला में देखेंगे तो कितना का आपको दिख रहा है, तो आप बोलोगे 20%, तो जय सही है 20%। एक क्वेश्चन और देखो, यहाँ पास एक बॉक्स में पेन पेंसिल और रबड़ का अनुपात दे रखा है, यदि प्रत्येक पेन पेंसिल रबड़ का मूल्य भी बता दिया गया है। आपसे पूछा है, और तो मतलब पेन पेंसिल रबड़ का मूल्य बता दिया, 3 रुपए 2 रुपए 2 रुपए, और डिब्बे पर खर्च की गई राशि भी आपको बता दिया गया है। तो बक्से में टोटल पेन की संख्या बताओ क्या है। तो चलो पेन का संख्या बता दो। अब आपको पता है कि पेंसिल का दाम 3 है, रबड़ का दाम 2 है, पेन का दाम 3 है, पेंसिल का दाम 2 है, और रबड़ का दाम भी 2 रुपये है। तो देखो ये इस अनुपात में है, तो इसका मतलब मैं मान लेता हूँ 3x, ये आपका 2x होगा, और ये आपका 1x यूनिट होगा। तो दाई प्राइस भी तो दे रखा है, यानी ये इसका दाम 3 रुपये है, इसका दाम 2 रुपये है, और इसका दाम आपका 2 रुपये है। तो जोड़ लेते हैं, तो 3 3 9 और 2 2 4 और 2, तो 9 4 13 और 13 2 15, मतलब कहने का मतलब यहाँ क्या है, 15x का वैल्यू दे रखा था 945 रुपये। तो x का मान आप निकाल सकते हो, तो 15 से काटेंगे तो 15 6 90 और 15 3 45, यानी 63 आ गया। हमसे पूछा था किसका संख्या, पेनों की संख्या पूछा था, तो पेन की संख्या बात करें तो 3 यूनिट, यानी 63 गुना 3, तो ये क्या हो जाएगा 189, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। चलो एक क्वेश्चन ये वाला, बोला एक ट्रेन को 396 मीटर लंबे पुल को एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में 41 सेकंड लगता है, यदि ट्रेन को पुल पार करने में 77 सेकंड का समय लगता है तो ट्रेन की लंबाई बताओ क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या बोला है कि ट्रेन को एक 396 मीटर लंबा पुल है, और उस पुल पर एक छोर पर कोई एक पोल है, ठीक है, जैसे कि मान लो ये पुल हो गया, इसके बीच में कोई एक पोल है। अब ट्रेन इसको जब पार कर रहा है ना, तो समय लग रहा है 41 सेकंड का। जब यही ट्रेन जब ये पुल को पार कर रहा है तब उसको समय लग रहा है 77 सेकंड का। तो आपसे पूछा है ट्रेन का लंबाई बताओ क्या होगा। तो आप अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपको पता है कि अगर ये पुल है और इस पुल को जब ट्रेन पार करेगा तो यहां पर जो मेरा दूरी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दोनों का लंबाई ऐड हो जाता है। मगर जो पहला मैं बोला था कि पुल के कई एक छोर के सामने पोल है, और जब पोल को पार करेगा जब कोई ट्रेन,
तो फिर तो लंबाई क्या कहलाता है, यानी जो डिस्टेंस होगा वो सिर्फ ट्रेन का लंबाई कहलाता है, वही ना। तो बस यहाँ पर वही चीज़ करना है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर ट्रेन का लंबाई अगर हम x मान लें तो x बाई, क्योंकि पोल को पार करने में कितना समय लग रहा है, 41 सेकंड। तो स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहाँ पर मैं स्पीड को इक्वल कर रहा हूँ दोनों जगह। तो ये हो गया पोल को पार करने का समय, और जब वही ट्रेन जब पुल को पार करेगा तो x प्लस लंबाई कितना था पुल का, 396, इसको कितना समय लग रहा, 77 समय लग रहा। तो बस अब इसको सॉल्व करो और x का मान बताओ क्या होगा, यही तो आपका क्वेश्चन था। तो इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ से ये 77x हो गया, और ये कितना हो गया, 41x हो गया। ठीक है, तो ये अगर वहाँ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस कर देते पहले, तो 7 से जाएगा 6, और ये 7 से 4 जाएगा 3, यानी 36x हो गया। तो कहने का मतलब मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, या फिर नहीं हटा रहा हूँ, ठीक है, 36x, और ये क्या होगा, 41 गुना 396। तो 12 से काटेंगे 3 बार में, तो 12 से 12 तिया 36, अब 12 तिया 36, फिर 3 से काटेंगे 11 बार में, यानी 11 का गुना 41 से करेंगे तो 1 4 1 5, और ये 4, यानी 451 मीटर का लंबाई ट्रेन है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 320 में खरीदा और उसे 400 में बेचा, तो लाभ प्रतिशत बताओ क्या है। तो ये हो गया सीपी, ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट कितने का दिख रहा है, 80% में पूछा है, तो बस सॉल्व करो। तो ये हो गया 4 और 25। मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक चीज बताऊंगा, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का जो पेपर का पैटर्न था, जैसे मैंने एनालिसिस किया, मैं आपको पूरा कंक्लूजन बताऊंगा कि क्या है नहीं है। ठीक है, फिलहाल पहले सेशन को पूरा खत्म कर लेते हैं, जिससे आपको हेल्प भी मिल जाएगा। चलो फिर से देखो, एक डीआई है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, यहाँ पर वही है जो अभी हम लोग पहले वाला बनाए थे, वही वाहन का जो बिक्री है, मतलब दर्शाया गया था दो कंपनी के द्वारा। क्वेश्चन में क्या पूछा, कंपनी एक्स द्वारा वर्ष 2001 और 2002 में निर्मित वाहनों की संख्या का अंतर बता। तो वर्ष बता दिया 2001 और 2 में, तो 1 और 2 दोनों का वर्ष का बात किया गया। तो एक्स में अगर देखेंगे 2 सालों में कितना हुआ है, 9 5 14, 6 6 12 1 13, 134 हो गया। और वाई में अगर बात करेंगे, वाई, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या बोला क्वेश्चन में, कुछ और मैंने समझ लिया लग रहा। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि कंपनी एक्स द्वारा 2001 और 2 में निर्मित वाहनों की संख्या, अच्छा एक्स कंपनी का ही 2001 और 2 का अंतर पूछा है। ठीक है, तो एक्स कंपनी का 2001 में 65 का बिक्री हुआ और 2002 में 69 का बिक्री हुआ, तो कितना का अंतर दिख रहा है, 4, यानी 4000। तो फिलहाल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। 113 नंबर क्वेश्चन, एक संख्या का 80% मतलब एक संख्या के 80% का 75% का 66.67% का 25% का 6401 रुपए है, तो उस संख्या का 40% का मान बताओ क्या होगा। तो फ्रैक्शन जानते हो तो फटाफट बना लोगे। अगर मैं x का 80% बोले तो 4/5, 75% बोले तो 3/4, 66.67% बोले तो 2/3। फ्रैक्शन में कर रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन इजी रहेगा। 25% मतलब 1/4, इसी का तो मान हमको दे रखा है इतना। हमसे पूछा था बताओ 40% क्या होगा x का, x का 40%। तो पहले सॉल्व कर लो। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और 2 से काटेंगे 2, यानी 5 गुना 2 10, यानी x का मान कितना आया, 6401 इंटू 10। हमसे पूछा था 80% बताओ, 80% बोले तो 4/5। तो सॉल्व करो, तो 4 से 2 बार में, यानी 4 गुना 2 8 हो गया, 8 का गुना कर दो 6401 रुपए में। तो 8 एकम 8, 8 0 8 चौके 32, 3 24 3 27, यानी 27208। सॉरी नंबर कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ठीक है देख लेते क्या गड़बड़ हुआ है। 4 2 8 है ना, तो 4 एकम 4, अच्छा ठीक है, देखो गलती यहाँ से हो गया था, 4 2 8 हो गया, ठीक है 8 हो गया, तो अच्छा गलती हो गया, देखो बहुत ब्लंडर मिस्टेक हुआ। ठीक है, यहां तक सभी को पता है। ये 4/5 मैंने क्यों किया, तो 80% हो गया। हमसे पूछा था 40% ना, तो 2/5 होगा, तो मैं इसको हटाता हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 6401 इंटू 10 हो जाएगा। ये x का मान था, माफी चाहूंगा जो गलती हुआ। 40% मतलब क्या हो गया, 40% बोला है ना, मेरे दिमाग में 80% चल गया, 4/5 कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 2/5 होगा। ठीक है, तो 5 से काटेंगे 2 बार में, यानी 2 गुना 2 4। अब 4 का गुना 4 से करेंगे तो ये 4 हो गया, 0 4 चौके 16, और यहाँ 4 चौके 24 और 1 25, यानी 25604। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलो
एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, एक प्रतियोगिता में सफल होने के लिए मर्लिन को 4 परीक्षाओं में औसत स्कोर 100 चाहिए, उससे पहले की 3 परीक्षाओं का औसत क्रमशः इतना है, तो बोला है प्रतियोगिता में सफल होने के लिए उसे चौथी परीक्षा में कितना नंबर स्कोर करना होगा। अब आपको पता है 4 परीक्षाओं में अगर उसको औसत स्कोर अगर 100 चाहिए, इसका मतलब 400 नंबर चाहिए पास होने के लिए। 3 परीक्षाओं का औसत मतलब 3 परीक्षाओं का नंबर दे रखा है, तो चौथा में कितना चाहिए देख लेते हैं। तो तीनों परीक्षाओं का नंबर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 27, 2 कैरी, 6 2 8, 8 9 17, 17 और 2 19, एक कैरी और 1 और 2, यानी 297 नंबर हुआ है 3 परीक्षा में। हमको 400 नंबर चाहिए तभी वो पास होगी, तो इसका मतलब लास्ट वाला परीक्षा में उसको 103 मार्क्स चाहिए जिससे वो पास हो गया, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बक्से में 240 बिस्कुट एक बक्से में 240 डिटर्जेंट साबुन रखे थे जिसमें से 24 उपयोग कर लिया गया है, तो उस बक्से में रखी गई बाकी साबुनों का प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो 240 में से अगर आप 24 साबुन निकाल दोगे और बोलोगे कि इसमें कितना साबुन बचा हुआ है परसेंट में बताओ, तो देखो ना कितना बचा, 240 का अगर 24 निकालोगे तो मतलब 10% तो आपने निकाल दिया। 10% कितना होता है 24, तो बचा कितना होगा 90%। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। एक क्वेश्चन यहां पर बोला है कि निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित होती है, तो 12 से डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, यानी जो नंबर 12 से डिविजिबल होगा तो इसका गुणनखंड से भी डिविजिबल होगा, यानी वो संख्या 3 और 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो 4 से डिविजिबल, अगर ऑप्शन देखोगे तो देखो 4 से डिविजिबल डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट का 2 नंबर डिविजिबल होना चाहिए 4 से, तो ये तो हो नहीं रहा, ना ये हो रहा ना ये हो रहा, यानी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही दिख रहा है, जिससे आप 4 का डिविजिबिलिटी रूल से बता दिए कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है। एक और क्वेश्चन ये आ गया फिर से डीआई का, कंपनी एक्स और कंपनी वाई के बीच उत्पादन का अंतर दिए गए वर्षों में किस वर्ष सबसे कम था। अच्छा, यानी दोनों कंपनी का आपको अंतर देखना कौन से वर्ष में कम था, ये आपका क्वेश्चन है। तो चलो देख लेते हैं। यहां पर देखो 2001 तो ऑप्शन में है नहीं तो उसका देखने का जरूरत नहीं है। 2002 की अगर बात करें तो अंतर कितना का दिख रहा है आपको 2002 में, तो 31 और 14 45 का अंतर दिख रहा है। 2003 में कितना का अंतर दिख रहा है 2003 में, तो यहां से हो गया 23 और 24, ये हो गया 47 का अंतर दिख रहा है। 2004 में अगर बात करें तो 23 और 10 33 हो गया। तो देखो आप आपको दिख गया होगा 2005 तो ऑप्शन में है ना, तो यहाँ से 45 और 13 48 58 हो गया। तो सबसे अंतर कम कौन सा में दिख रहा है आपको, ये देखो 2004 में दिख रहा है, यानी करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक और क्वेश्चन, आयत की चौड़ाई दे रखा है और इसका विकर्ण दे रखा है, तो आयत का परिमाप बताओ क्या होगा। तो आयत का चौड़ाई दे रखा है और विकर्ण दे रखा है, तो डायगोनल यानी रेक्टेंगल का दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही चीज तो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 135, ध्यान से देखो। तो इसका मतलब आपको चौड़ाई भी दे रखा है, ब्रेथ भी दे रखा है, यानी एल स्क्वायर ब्रेथ का स्क्वायर यानी 81 का स्क्वायर, और ये जब आप स्क्वायर को दोनों जगह स्क्वायर करोगे तो ये क्या आ जाएगा 135 इंटू 135, ये आपका आ गया। यानी यहां से पहले हम लोग एल निकालेंगे तभी हम लोग परिमाप बता पाएंगे, तो मैं इसको हटा रहा हूं, ये सिर्फ केवल आपको समझाने के लिए था, बाद बाकी अब इसको हटाओ। यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पर एल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 135 का स्क्वायर माइनस 81 का स्क्वायर। तो आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो बस उसको देख लो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटा देंगे, तो एक बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 1 6, 8 3 11 और ये 2 216 आ गया, गुना 5 में से 1 जाएगा 4 और 13 में से 13 में से 8 जाएगा 5। यानी आप देखो ये किसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर बनाने का भी तरीका होता है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो 36 गुना 6, और यहाँ पर 54 मतलब क्या लिख सकते हैं 6 गुना 9, तो ये 36 किसका स्क्वायर है 6 का, समझना एल स्क्वायर है मेरा, तो हमको निकालना है ना एल का मान, तो 36 जब इधर आएगा तो मतलब स्क्वायर में आएगा बाहर निकलेगा तो 6 हो जाएगा, ये 6 और 6 तो ये भी 6 हो जाएगा, और 9 मतलब 3 हो जाएगा, तो 6 6 18 मतलब 36 और 36 गुना 3, 36 गुना 3 कितना हो जाएगा ये आपका 108, यानी आपका लेंथ निकल के आ गया 108। हमको यही चीज़ चाहिए था। तो पेरीमीटर क्या होता है 2L प्लस बी, तो 108 प्लस 81, तो ये क्या हो जाएगा 8 1 इंटू 2, तो 9 2 18 8 2 16 9 2 18 8 2 16 1 17 2 और 1 3, यानी 3 9 2 18 है ना,
तो 378 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 119 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो। राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का 11 खिलाड़ियों का औसत 129 है। कोच को शामिल हो जाने पर टीम का औसत वजन 1 बढ़ जाता है, तो कोच का वजन बताओ क्या होगा। अब जैसा चाहो बनाओ, बेसिक से बनाना बेसिक से बनाओ, वरना दिमाग लगाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि जब 11 खिलाड़ियों का औसत अगर जब मेरा 129 था, एक कोच के आने से औसत में कितना का बढ़ोतरी हो रहा है, 1 का बढ़ोतरी हो रहा है, यानी 130 हो गया। तो इसका मतलब जो कोच का वजन 129 तो था ही था, मिनिमम तो इतना था कि अगर मान लो अगर कोच का वजन 129 होता तो वो शामिल होता तो औसत में कुछ चेंजेस होता, नहीं होता। तो औसत में बढ़ोतरी कितना का हो रहा है, 1 का बढ़ोतरी हो रहा है। टोटल अब 12 लोग हो गए हैं, तो 12 बस और जोड़ दो ना, तो 141 आ गया ना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। चलो लास्ट क्वेश्चन, इसको भी मैं दिखा बना देता हूं। एक किताब का अंकित मूल्य 6600 है। एक पुस्तक विक्रेता उसे 10% का छूट देता है, उसके बाद 20% का लाभ होता है, तो किताब का क्रय मूल्य बताओ क्या होगा। अब इसको भी जैसा चाहो वैसा बनाओ। अगर आपको मार्क प्राइस दे रखा 10% का छूट दे रहा है, इसका मतलब 10% का छूट दे रहा है, यानी 6600 का सामान कितना में बेच रहा है, 90% में बेच रहा है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, तो 9 और 5 आपका कैरी रह गया, और 9 6 54 और 54 और 5 5940, समझना 5940 यहाँ पास आया है। अब 5940 आया है, तो इसका मतलब ये सामान कितना में बिक्री हुआ है, इतना में बिक्री हुआ है। हमसे क्या बोला था कि उसके बाद भी उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप तो जानते हो सीपी क्या होता है, खुद में 100% होता है। तो 5940 मतलब 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब ये 120% का मान है, आपको 100% का वैल्यू निकालना है। तो बस सॉल्व करो, तो ये आपका आ जाएगा 5 और ये आप जाएगा आपका 6। ठीक है, 6 से काटना है काट लो, तो 6 से काटेंगे तो 9 6 54 और 5 और ये 9 आ गया, तो 990 इंटू 5, तो 9 5 45 4 और 594950 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर। तो बस इसी के साथ ये मेरा सारा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। अब यहाँ पर मैं अगर बताऊँ आपको कि अगर इस एग्ज़ाम का पैटर्न को मैंने बहुत अच्छे से, जब अगर आप मेरे चैनल को बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहे हो या फिर आप जानते हो, तो मैं आपको बता दूँ, हमने आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का एग्जाम एनालिसिस भी किया था 2019 में, जिसमें काफ़ी लोगों को बेनिफिट मिला था। ठीक है, काफ़ी लोगों ने पेपर अच्छे से क्रैक किया था। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे नंबर ला के क्रैक किया था। यहाँ पर मैंने एग्जाम का पैटर्न को उसी वक्त जब एनालिसिस कर रहा था तो मुझे समझ आ गया था। और अभी मैं आपको वही चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम का पैटर्न था ना, एनालिसिस करके मैंने देखा था, ऑलमोस्ट हर शिफ्ट का जो क्वेश्चन था ना, वो ऑलमोस्ट एक ही टाइप के पैटर्न पर क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा था। ठीक है, आप अगर प्रीवियस ईयर का पेपर का पैटर्न निकाल के अगर आप देखोगे ना, जैसे मैंने भी आपको एक सेट कराया है ना, आप कांस्टेबल का अब आप सेट पेपर निकाल के देखना। ठीक है, तो आप देखोगे ना सब एक ही टाइप का क्वेश्चन होगा, मतलब जो जैसे जैसे जो चैप्टर का अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया ना, उसी टाइप के आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। इसका मतलब यहाँ पर मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, चाहे आप एसआई की तैयारी करो, चाहे कांस्टेबल का एग्जाम की तैयारी करो, आप प्रीवियस ईयर का अगर 2 सेट पेपर भी या 2 से 3 सेट पेपर भी अगर आप एनालिसिस कर लोगे ना, वो मोर देन सफिशियंट है पूरा एग्जाम का पैटर्न को समझने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ बोलना रहा हूँ कि आपको वो 2-3 सेट पेपर सॉल्व करने के बाद अब आपको रिसेंट में जितने भी आरआरबीज के पेपर हुए हैं, आपको उसको जरूर से सॉल्व करना है, ताकि आपको वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस रहेगी और फिर आप एग्जाम में फंसोगे नहीं उस वक्त। ठीक है, तो चलिए फिलहाल यहाँ पर इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।